चलिए आइए अब हम लोग पॉलिटिकल साइंस का एक और चैप्टर पढ़ते हैं, राजनीतिक विज्ञान, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अब देखिए भारतीय संसद के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। यू हैव रेड इन द प्रीसीडिंग लेसन दैट इंडिया हैज़ अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट in which the Prime Minister and his Council of Ministers are collectively responsible to the lower house of the Parliament, that is Lok Sabha। अब देखिए जो स्टूडेंट हमारे वीडियोस को लाइन से पढ़ रहे हैं वो आगे के वीडियोस में ये पढ़े थे कि भारत में जो सरकार है वह उसका प्रकार क्या है, वह संसद के प्रारूप में है और इसमें प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर होते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और उनके मंत्रिमंडल होते हैं, जो कि लोअर हाउस, संसद का जो लोअर हाउस है लोकसभा, उसके लिए उत्तरदायी होते हैं। सब मिलकर काम करते हैं। इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द पार्लियामेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन। जहाँ पे पार्लियामेंट्री संसद के प्रकार का सरकार होता है वहाँ पर जो संसद है वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है, भाग होता है। It is the people who elect their representative to be members of the parliament, and these representatives legislate and control the executive on behalf of the people। अब देखिए जनता, नागरिक वो क्या करते हैं, वह अपने प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, सदस्यों को चुनते हैं जो कि संसद के सदस्य बनेंगे। और ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वह जो कार्य है उसको कंट्रोल कैसे करना है, कैसे काम करना है, उस हिसाब से देखते हैं कि क्या काम होगा, कैसे कंट्रोल होगा, चीज़ नियंत्रण में कैसे आएगा, ताकि जो नागरिकों का जो रिक्वायरमेंट्स है, जो एक्सपेक्टेशंस है, वो फुलफिल हो सके। द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिमेन एट द हेल्म of affairs so long as they enjoy the confidence of the लोक सभा। अब देखिए जो प्राइम मिनिस्टर है और जो उनके मंत्रिमंडल हैं ये तब तक अपना शासन चलाते हैं, तब तक कार्य करते हैं जब तक लोक सभा का कॉन्फिडेंस रहता है, मतलब उनके पास मेजॉरिटी रहता है। द पार्लियामेंट लोक सभा may dislodge them from power by expressing a no confidence against the prime minister and his council of minister। अब देखिए जो संसद है, लोकसभा है, वह प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल को हटा भी सकती है अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए और प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल विश्वास प्रस्ताव ना ला पाए। कहने का मतलब, मान लीजिए अगर संसद में ऐसा परिस्थिति आता है कि जो सदस्य हैं वह प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, तब क्या होता है, इसको अविश्वास की परिस्थिति मानी जाएगी, सिचुएशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस। फिर उस समय वोटिंग होगा और अगर वोटिंग में मेजॉरिटी 50% से ज़्यादा वोट अगर प्राइम मिनिस्टर को नहीं मिलता है, कॉन्फिडेंस की तरफ नहीं आता है, तो फिर प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हटाया जाएगा। Thus the parliament occupies a central position in our parliamentary system। इसलिए जो संसद है वह एक केंद्र है हमारे जो हमारा प्रणाली है संसद का। ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य। अब ये पार्ट पढ़ने का हमारा उद्देश्य क्या है? आफ्टर स्टडिंग दिस लेसन यू विल बी एबल टू, अब इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप क्या कर पाएंगे? रिकॉल दैट द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द टू हाउसेस। आप ये समझ पाएंगे, ठीक है, कि जो हमारा भारत का संसद है उसमें राष्ट्रपति होते हैं और दो हाउसेस होता है, राज्यसभा और लोकसभा। डिस्क्राइब द कॉम्पोजिशन ऑफ राज्यसभा एंड द लोकसभा। आप ये समझेंगे कि राज्यसभा और लोकसभा कैसे बनाया जाता है। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। भारतीय संसद का क्या क्या काम होता है वो सब हम लोग देखेंगे, ठीक है। हर एक एक क्षेत्र को डिटेल में पढ़ेंगे। डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ लॉ मेकिंग इन द इंडियन पार्लियामेंट। भारतीय संसद में किस तरह से किसी कानून को लाया जाता है, कैसे कानून बनाया जाता है, उसके तरीके को हम लोग सीखेंगे। एंड कंपेयर द फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ बोथ द हाउसेस एंड शो दैट लोकसभा इज मोर पावरफुल। आप दोनों हाउसेस का, राज्यसभा लोकसभा दोनों जो हाउस हैं, ठीक है, उसका क्या क्या कार्य है, उसकी क्या क्या शक्तियां हैं, उनको आप देखेंगे और आप समझ पाएंगे कि जो लोकसभा है वो ज़्यादा शक्तिशाली है राज्यसभा के तुलना में। तो अब आगे आप जो वीडियोस पढ़ेंगे लाइन से एक एक वीडियो आप देखते जाइएगा
और उसमें बहुत सारे रहेंगे चीज़ें। तो चलिए आइए नेक्स्ट वीडियो से देखना स्टार्ट कीजिए। 11.1 कॉम्पोजिशन ऑफ द पार्लियामेंट। अब देखिए पार्लियामेंट कैसे बनता है, संसद कैसे बनाया जाता है। द पार्लियामेंट हैज़ 2 हाउसेज, राज्यसभा एंड लोकसभा। अब जो संसद है उसके 2 हाउस हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा इज अपर हाउस एंड रिप्रेजेंट्स द स्टेट ऑफ इंडिया व्हाइल द लोकसभा इज द लोअर हाउस। अब देखिए राज्यसभा क्या है, ये अपर हाउस है, ठीक है, इसमें भारत के जो राज्य हैं उसको ये प्रेजेंट करता है, और लोकसभा लोअर हाउस है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पॉपुलर हाउस बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स द पीपल ऑफ इंडिया। इसको पॉपुलर हाउस भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो लोग भारत के नागरिक है, जो जनतंत्र है, यह उनको रिप्रेजेंट करते हैं। द प्रेसिडेंट इंडियन इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट दो ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ द ईदर हाउस। अब जो राष्ट्रपति हैं वह संसद के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा में है, ठीक है, लेकिन वह किसी भी हाउस, ना ही वो राज्यसभा के ना ही लोकसभा के सदस्य हैं। As an integral part of the parliament, the president has been assigned certain powers and functions which you have read in the last lesson. अब देखिए भारतीय संसद के इंटेग्रल पार्ट है कौन, अभिन्न अंग है राष्ट्रपति, और उनको बहुत सारी शक्तियां दिए गए हैं, उनके पास बहुत सारे कार्य हैं जिनके बारे में आप हमारे आगे के वीडियोस में पढ़ चुके हैं। अब ये वही पढ़े होंगे जो हमारे वीडियोस को लाइन से फॉलो करते हैं। तो लाइन से वीडियोस कैसे देखा जाता है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे टॉपिक वाइज है, प्लेलिस्ट खोलिए और लाइन से सारा वीडियोस पढ़िए। नहीं समझ में आ रहा है, ऊपर व्हाट्सएप है मेरा व्हाट्सएप नंबर, आप उस पर मैसेज कीजिए, फिर मैं आपको हेल्प कर दूंगा। इन दिस लेसन यू विल स्टडी अबाउट द 2 हाउसेज इन डिटेल। अब इस चैप्टर में आप राज्यसभा और लोकसभा के बारे में विस्तार में पढ़ेंगे। 11.1.1 राज्यसभा, मेंबरशिप एंड इलेक्शन। अब देखिए राज्यसभा में कैसे सदस्य बनते हैं और कैसे इसमें चुनाव होता है। राज्यसभा और द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज अ परमानेंट बॉडी एज इट कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड। अब देखिए जो राज्यसभा है जिसको अपर हाउस कहते हैं संसद का, वह एक परमानेंट बॉडी है, स्थायी है ये, इसको आप नष्ट नहीं कर सकते, ये डिसॉल्व नहीं हो सकता। द मेंबरशिप ऑफ द राज्यसभा कैन नॉट एक्सीड 250। राज्यसभा में 250 लोगों से ज़्यादा सदस्य नहीं हो सकते। आउट ऑफ दीज द प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स 12 मेंबर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सीलेंस इन लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस एंड द रेस्ट आर इलेक्टेड। अब ये जो 250 सदस्य हैं, इनमें से 12 ऐसे सदस्य होते हैं जिनको राष्ट्रपति चुनते हैं, ठीक है, नॉमिनेट करते हैं, उनके लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस, इसमें वो जो अच्छी बेहतरीन कार्य करते हैं उसके आधार पर बाकी सबको चुनाव के द्वारा चुना जाता है। एट प्रेजेंट इट्स टोटल मेंबरशिप इज 245। आज राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। राज्यसभा इज द बॉडी रिप्रेजेंटेटिंग स्टेट इन इंडियन यूनियन। राज्यसभा एक ऐसा समीकरण है जहां पे भारत में जो राज्य हैं उनको यह रिप्रेजेंट करता है। The elected members of the states' legislative assemblies elect the members of the Rajya Sabha on the basis of proportional representation through the single transferable vote system. अब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के बारे में हम लोग आगे के वीडियोस में डिटेल में पढ़े थे। तो जो सदस्य राज्यों से यहाँ पे चुन के आते हैं, ठीक है, राज्य का आपका जो विधानसभा है वहाँ से जो चुन के आते हैं राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए, उनको कैसे चुना जाता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से। बट ऑल द स्टेट्स डू नॉट सेंड इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स टू द राज्यसभा। लेकिन हर एक राज्य से एक समान राज्यसभा में सदस्य नहीं भेजे जाते हैं। देयर रिप्रेजेंटेटिव इज डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट। अब एक राज्य से कितने सदस्य आएंगे ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस राज्य की जनसंख्या क्या है। Thus the bigger state gets bigger representation and the smaller ones have lesser representation. तो इससे क्या होता है, जो बड़े राज्य हैं वहां से ज़्यादा सदस्य होते हैं और जो छोटे राज्य हैं वहां से कम। While the big states like UP has been assigned 31 seats, the smaller state like Sikkim and Tripura send only 1 member each. अब जैसे देखिए उत्तर प्रदेश यूपी यह एक बड़ा राज्य है, तो यहाँ से 31 राज्यसभा में संसद में आपके सदस्य होते हैं,
अब जैसे जो छोटा स्टेट है जैसे सिक्किम हुआ, त्रिपुरा हुआ, यहाँ से एक एक लोग जाते हैं सदस्य बनकर राज्यसभा में। दिल्ली असेंबली इलेक्ट्स 3 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड पौंडीचेरी सेंड्स 1 मेंबर। अब देखिए जो दिल्ली का जो असेंबली है, जो सभा है, वहां से क्या होता है कि 3 सदस्य चुने जाते हैं राज्यसभा के लिए और पौंडीचेरी से 1 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। अदर यूनियन टेरिटरीज आर नॉट रिप्रेजेंटेटेड इन द राज्यसभा। अब जो दूसरे यूनियन टेरिटरीज हैं, ये इनके सदस्य राज्यसभा में नहीं होते हैं। आइए देखते हैं कैसे चुना जाता है, क्वालिफिकेशन क्या है, योग्यता क्या होनी चाहिए अगर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है तो। द क्वालिफिकेशन फॉर बिकमिंग अ राज्यसभा मेंबर आर एज फॉलोज। ही और शी शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड एटलीस्ट 30 ईयर्स ऑफ एज। आप भारत के नागरिक होने चाहिए और आपका उम्र कम से कम 30 साल होना चाहिए। He or she should make an oath or affirmation stating that he will bear true faith and allegiance to the Constitution of India. आपको यह कसम लेना होता है कि भारत के संविधान के प्रति आप सच्चे मन से काम करेंगे और भारत के संविधान के अनुसार ही आप कार्य करेंगे। Thus, according to the Representation of People Act 1951, he or she should be registered as a voter in the state from which he or she is seeking election to the Rajya Sabha. अब देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 बोलता है कि जिस राज्य से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं राज्यसभा के लिए, उनको उसी राज्य का वोटर होना पड़ेगा। अब जैसे मैं वेस्ट बंगाल में रहता हूं, तो अगर मुझे राज्यसभा का सदस्य बनना है तो मैं वेस्ट बंगाल से ही इलेक्शन लड़ूंगा और वेस्ट बंगाल से ही जा सकता हूं क्योंकि मैं यहीं का वोटर हूं। But in 2003, 2 provisions have been made regarding the elections of Rajya Sabha. That is, any Indian citizen can contest the Rajya Sabha election irrespective of the state in which he resides. Elections are to be conducted through open voting system. लेकिन 2003 में 2 provisions लाया गया, ठीक है, प्रावधान किया गया, क्या कि जो राज्यसभा का चुनाव होगा उसमें कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी जगह से राज्यसभा के लिए अपना चुनाव लड़ सकता है। अब मैं अगर वेस्ट बंगाल में हूँ, पहले क्या था, मैं वेस्ट बंगाल में हूँ तो मुझे वेस्ट बंगाल से ही इलेक्शन लड़ना था, लेकिन अब मैं कहीं पे भी भारत का रह के किसी भी राज्य से इलेक्शन लड़ सकता हूँ। साथ ही साथ ये जो चुनाव होगा, इलेक्शन होगा, ये ओपन वोटिंग सिस्टम के थ्रू होगा, ठीक है। 11.1.3 टेन्योर। अब ये कितने समय के लिए रहते हैं? Every member of राज्यसभा enjoys a safe tenure of 6 years. जितने भी राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो 6 साल तक के लिए एकदम सुरक्षित रहते हैं सदस्य के रूप में। 1/3 of its members retire after every 2 years. अब देखें, हर 2 साल के बाद उसके 1/3 जो सदस्य हैं वो रिटायर हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आज की डेट में 100 लोग राज्यसभा के सदस्य हैं, अभी 2019 चल रहा है, ठीक है, तो 2020, 2021, ठीक है, ये 2 के बाद इसमें से 1/3 मतलब लगभग 33 लोग रिटायर कर जाएंगे, तो नए लोग आएंगे। दे आर एंटाइटल्ड टू कॉन्टेस्ट अगेन फॉर द मेंबरशिप। अब वो वापस से सदस्यता के लिए वो कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। बट अ मेंबर इलेक्टेड अगेन अ मिड टर्म वैकेंसी सर्व्स द रिमेनिंग पीरियड ओनली, ठीक है। अब मान लीजिए किसी अगर सदस्य को वापस चुना जाता है तो वो मिड टर्म वैकेंसी हुआ, तो जितना समय बचा है, मान लीजिए 6 साल का समय है, अब अगर आप 3 साल के बाद सदस्य बने तो 3 साल के लिए आप होंगे राज्यसभा के सदस्य। दिस सिस्टम ऑफ इलेक्शन इंश्योर्स कंटिन्यूटी इन द वर्किंग ऑफ राज्यसभा। तो ये जो हम लोग सिलेक्शन करते हैं, इससे क्या होता है, राज्यसभा का जो कार्य है उसमें कोई बाधा नहीं आती है, वह निरंतर होता रहता है। 11.1.4 ऑफिशियल्स ऑफ राज्यसभा। अब राज्यसभा में कौन कौन लोग होते हैं? द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। जो भारत के वाइस प्रेसिडेंट है, उपाध्यक्ष हैं, वो राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। ही और शी प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा में जितने भी मीटिंग्स होते हैं उनको कौन करवाता है? वाइस प्रेसिडेंट, वो उनमें रहते हैं। In his absence, the deputy chairman, who is elected as its members from amongst themselves, presides over the meeting of the house.
जब वाइस प्रेसिडेंट उपाध्यक्ष नहीं रहते हैं तो जो डिप्यूटी चेयरमैन है वो मीटिंग को संबोधित करते हैं, ठीक है। और ये कौन चुने जाते हैं? मेंबर्स में ही एक डिप्यूटी चेयरमैन चुने जाते हैं, जो सदस्य हैं वही लोग चुनते हैं। द डिप्यूटी चेयरमैन कैन बी रिमूव्ड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। अब देखिए, राज्यसभा में मान लीजिए अगर 100 लोग हैं, ठीक है, और 51 लोग बोलते हैं कि ये जो डिप्यूटी चेयरमैन है इसको हटाना है, तो ये हटाया जा सकता है, ठीक है। बट द चेयरमैन, vice president, can only be removed from his office by a resolution passed by a majority of all the members of Rajya Sabha and agreed to by the Lok Sabha. लेकिन जो चेयरमैन होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, इनको तभी हटाया जा सकता है जब आपको दोनों हाउसेस से मेजॉरिटी मिल जाए, ठीक है। जैसे राज्यसभा में आपको मेजॉरिटी चाहिए और लोकसभा का सहमति चाहिए। As the vice president is an ex officio chairman and not a member of Rajya Sabha, he or she is normally not entitled to vote. अब जैसे कि जो वाइस प्रेसिडेंट है ये क्या है? ये उपाध्यक्ष एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है, ठीक है। ये राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, इसलिए इनको आमतौर पर वोट करने का अधिकार नहीं होता है। He or she can vote only in case of a tie. मान लीजिए अगर बराबर हो जाता है इलेक्शन का, जो चुनाव का जो अंतिम निर्णय है, तब ही ये वाइस प्रेसिडेंट वोट करते हैं ताकि किसी एक के पक्ष में निर्णय जाए। टाई मीन्स अ सिचुएशन इन विच देयर आर इक्वल वोट कास्ट इन फेवर एंड अगेंस्ट अ बिल और रिजोल्यूशन। टाई का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए कोई बिल है, कोई रिजोल्यूशन है और 100 लोग हैं वोटिंग के लिए, तो 50 लोग अगेंस्ट में है, 50 लोग फॉर में है, मतलब 50 यस बोल रहे हैं और 50 नो बोल रहे हैं अगर, तो इस परिस्थिति में ये टाई हो गया। इन सच अ सिचुएशन द प्रिसाइडिंग ऑफिसर मे एक्सरसाइज अ कास्टिंग वोट इन फेवर एंड अगेंस्ट टू ब्रेक द टाई। तो इस परिस्थिति में क्या हुआ कि जो आपके प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो अपना वोट देके या तो वो बिल को पास कर सकते हैं या उसके खिलाफ बोल सकते हैं। 11.1.5 मेंबरशिप एंड इलेक्शन ऑफ लोकसभा। अब देखिए लोकसभा में कैसे सदस्य बना जाता है, इसका चुनाव कैसे होता है। अनलाइक राज्यसभा, लोकसभा इज नॉट अ परमानेंट बॉडी। अब देखिए राज्यसभा की तरह नहीं है लोकसभा, इसमें परमानेंट बॉडी नहीं होता है। इट इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये लोगों द्वारा चुना जाता है, ठीक है, और ये यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पॉपुलर हाउस और लोअर हाउस। इसको भी पॉपुलर हाउस या लोअर हाउस बोलते हैं। द मैक्सिमम परमिसिबल मेंबरशिप ऑफ लोकसभा इज 550, आउट ऑफ विच 530 आर डायरेक्टली इलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट्स while 20 members are elected from the union territories. अब लोकसभा में 550 से ज़्यादा सदस्य नहीं हो सकते, जिनमें 530 जो सदस्य होते हैं उनको राज्यों से चुना जाता है और जो 20 सदस्य होते हैं उनको यूनियन टेरिटरीज से चुना जाता है. Besides, the president may nominate 2 members from the Anglo-Indian community if he or she feels that the state community is not adequately represented in the house. अब इसके अतिरिक्त जो आपके राष्ट्रपति है वो एंग्लो इंडियन जो कम्युनिटी है उससे 2 सदस्य नॉमिनेट कर सकते हैं अगर उनको ऐसा लगता है कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको सदन में, हाउस में अपना सही जगह नहीं मिला. Certain number of seats have been reserved for scheduled caste and scheduled tribes in the Lok Sabha. अब लोकसभा में शेड्यूल कास्ट SC और शेड्यूल ट्राइब ST इनके लिए कुछ जो सीटें हैं वो आरक्षित किए गए हैं, रिजर्व किए गए हैं. Initially, this provision was made for 10 years from the commencement of the Constitution, which has been extended time and again for further 10 years by various constitutional amendments. अब देखिए आरंभ में जब भारत का संविधान बनाया जा रहा था तो SC ST शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो प्रोविजंस थे, जो प्रावधान किया गया था वो 10 सालों के लिए किया गया था. बाद में इसको समय दर समय 10-10 सालों के लिए बढ़ाया गया कॉन्स्टिट्यूशनल
अमेंडमेंट करके, संविधानिक संशोधन करके। The 79th Amendment has extended it for 60 years from the commencement of the Constitution. अब जो 79th Amendment हुआ था उसमें इसको 60 साल के लिए बढ़ा दिया गया जब से हमारा संविधान बना है। Reservation of seat for the scheduled caste or scheduled tribe means the person belonging to the SC/ST will represent such reserved seats. अब देखिए, scheduled caste SC और scheduled tribe ST, इनके लिए सीट आरक्षित करने का मतलब क्या होता है कि यहाँ के जो लोग हैं, जो लोग SC/ST हैं, वही यहाँ पे सदस्य चुन के आएंगे। That implies that only person belonging to SC/ST can contest from the reserved constituency. अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आरक्षित जगह है, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहाँ पे सिर्फ SC/ST लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं। But we have joint electorate and all the voters of the reserved constituency vote irrespective of their caste or tribe. लेकिन हमारा जो है, जो वोटिंग सिस्टम है, हम लोग का जो इलेक्शन होता है, जो चुनाव होता है, वो जॉइंट इलेक्टोरेट है, ठीक है। और यहाँ पे जो वोटर्स हैं वो अपने मन से वोट देते हैं, वो जाति धर्म के समुदाय से हैं, इसको ध्यान में रखते हुए वोट नहीं देते हैं। There is no separation of voters in terms of caste or tribe. अब देखिए, आप कौन से जाति के हैं, कौन से समुदाय के हैं, इसके आधार पर कोई भी सेपरेशंस नहीं है। द रिप्रेजेंटेशन टू द लोकसभा इज बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। अब देखिए, जनसंख्या के आधार पर लोकसभा में जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है। Therefore, UP, which is the most heavily populated state in India, sends as many as 80 members, while smaller states like Mizoram, Nagaland and Sikkim sends just one representative each to the Lok Sabha. 7 members represent Delhi. इसलिए लोकसभा, आप देखिए क्या है, यहाँ पॉपुलेशन के हिसाब से जैसे राज्यसभा में था वैसे ही लोकसभा में है। अब यूपी, जो कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या है जहाँ पर, वहाँ से 80 सदस्य होते हैं, जाते हैं आपका लोकसभा में। और जो छोटे राज्य हैं जैसे मिजोरम हुआ, नागालैंड हुआ, सिक्किम हुआ, यहाँ से सिर्फ एक एक ही करके सदस्य जाते हैं लोकसभा में। दिल्ली से 7 सदस्य जाते हैं। For the purpose of election to the Lok Sabha, the states are divided into single member constituencies on the basis of population. अब देखिए, इलेक्शन जो होता है लोकसभा में, इसके लिए जो स्टेट है उसको किस तरह से डिवाइड किया गया है, सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से, ठीक है, उसके जनसंख्या के आधार पर। 11.1.6 क्वालिफिकेशन। अब आइए देखते हैं कि अगर आपको लोकसभा का सदस्य बनना है तो उसके लिए आपकी क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, आपकी क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। All the citizens of 18 years of age and above are entitled to vote in the elections to Lok Sabha, subject to the laws made by the Parliament. अब देखिए, हर वो व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर है, ठीक है, हमारे देश का नागरिक, उसके पास ये अधिकार है कि वह लोकसभा में जो चुनाव होते हैं उसके लिए वोटिंग दे सके। अब ये जो वोटिंग सिस्टम है, इसका कानून है जो हमारे संसद में लाया गया, ठीक है। एनी इंडियन सिटीजन कैन बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा प्रोवाइडेड ही और शी फुलफिल्स द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन। कोई भी व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बन सकता है अगर वह निम्नलिखित योग्यताएं हैं, ठीक है। ही और शी शुड नॉट बी लेस देन 25 ईयर्स। उस व्यक्ति का उम्र 25 साल से कम नहीं होना चाहिए। He or she should declare through an oath or affirmation that he has true faith and allegiance in the Constitution and that he will uphold the sovereignty and integrity of India. वो व्यक्ति यह कसम खाएगा, यह चीज मानेगा कि उसको भारत के संविधान पर पूरा विश्वास है और वह जो भी कार्य करेगा वह भारत की एकता, अखंडता, भारत के सम्मान को नजर में रखते हुए करेगा। वह भारत के संविधान को हमेशा मानेगा और उसके अनुसार ही कार्य करेगा। He or she must possess such other qualification as may be laid down by the Parliament by law. He must be registered as a voter in any constituency of India. अब उस व्यक्ति के पास यह भी योग्यताएं होनी चाहिए कि भारत के संसद में
हमारे संसद में जितने भी कानून है वह उस कानून के अनुसार ही काम करे, उस कानून को माने, और उस व्यक्ति को भारत के किसी भी कोने से वह एक रजिस्टर्ड वोटर होना चाहिए. पर्सन कंटेस्टिंग फ्रॉम द रिजर्व सीट शुड बिलोंग टू द शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब एज द केस में बी. अब कोई व्यक्ति अगर आरक्षित जगह से, रिजर्व सीट से इलेक्शन लड़ रहा है तो उसको शेड्यूल कास्ट एससी या शेड्यूल ट्राइब एसटी का होना जरूरी है. 11.1.7 टेन्योर. अब ये कितने समय अवधि के लिए होता है? द नॉर्मल टर्म ऑफ लोकसभा इज 5 years. अब जो आम तौर पर जो लोकसभा का समय होता है वो 5 साल के लिए होता है. बट द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मे डिसॉल्व इट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 5 years. लेकिन हमारे जो राष्ट्रपति हैं वह मंत्रिमंडल के सलाह पर 5 साल से पहले भी इसका अंत कर सकते हैं. इन द केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी इट्स टर्म कैन बी एक्सटेंडेड फॉर 1 year एट द टाइम. जब कोई राष्ट्रीय आपातकालीन परिस्थिति आती है, नेशनल इमरजेंसी आती है, तो इसका जो समय काल है उसको 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है. बट इट विल नॉट एक्सीड 6 months आफ्टर द इमरजेंसी इज ओवर. लेकिन जब वह इमरजेंसी खत्म हो जाता है तो उससे 6 महीना से ज्यादा वह नहीं बढ़ाया जा सकता. ऑन सेवरल ओकेजन लोकसभा वॉज डिसॉल्व प्रायर टू द एंड ऑफ हिज टर्म. बहुत बार ऐसा हुआ कि 5 साल का जो उसका कार्य है उससे पहले ही उसको नष्ट कर दिया गया. किसको? लोकसभा को. फॉर एग्जाम्पल द 12th लोकसभा इलेक्टेड इन 1998 वॉज डिसॉल्व इन 1999. उदाहरण के लिए जो 12वां लोकसभा चुना गया था 1998 में, वह 1999 में ही वह समाप्त हो गया. 11.1.8 ऑफिशियल्स ऑफ द लोकसभा. अब लोकसभा में कौन कौन काम करते हैं? द स्पीकर एंड द डिप्यूटी स्पीकर. अब देखिए, एक वक्ता होते हैं, प्रमुख वक्ता, एक डिप्यूटी स्पीकर होते हैं. द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा इज नोन एज स्पीकर. अब देखिए, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है किसके? लोकसभा के, ठीक है, उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है स्पीकर. वो वक्ता होते हैं, ठीक है. प्रिसाइडिंग ऑफिसर मतलब अधिष्ठाता, ठीक है, वो मेन ऑफिसर है, वो सबको बोलने का मौका देते हैं यहाँ पे. द मेंबर्स ऑफ द हाउस इलेक्ट हिम. अब जो सदन है उसके जो सदस्य हैं वह चुनते हैं कि स्पीकर कौन होगा. He or she remains the speaker even after the Lok Sabha is dissolved till the next house elects a new speaker in his place. अब वो जो स्पीकर है वो तब भी बने रह सकते हैं अगर लोकसभा को का अंत हो गया, लोकसभा टूट गया, ठीक है, तब तक जब तक नया स्पीकर ना चुन लिया जाए. In the absence, a deputy speaker who is also elected by the house presides over the meeting. जब स्पीकर नहीं होते हैं, वो एब्सेंट रहते हैं, तो उनके जगह पर जो डिप्यूटी स्पीकर है जिनको भी सदन ही चुनता है वह मीटिंग का देखरेख करते हैं. बोथ द स्पीकर एज वेल एज द डिप्यूटी स्पीकर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बाय अ रिजोल्यूशन ऑफ लोकसभा पास्ड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द हाउस. अब देखिए, दोनों ही, चाहे वो स्पीकर हो चाहे वो डिप्यूटी स्पीकर हो, उनको हटाया जा सकता है उनके ऑफिस से अगर एक रिजोल्यूशन पास करवाया जाए लोकसभा में जिसमें मेजॉरिटी, ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य होते हैं, उनका वोटिंग मिले, ठीक है. सम ऑफ द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द स्पीकर आर गिवन बिलो. अब देखिए, जो स्पीकर है उनके क्या क्या कुछ पावर्स हैं, कुछ फंक्शन है, उनकी शक्तियां क्या है, उनके कार्य क्या है, आइए उनको हम लोग पढ़ते हैं. The basic function of the speaker is to preside over the house and conduct the meeting of the house in orderly manner. अब देखिए, जो सबसे मूल विशेषता है एक स्पीकर का वो ये है कि वह सभापति होते हैं, ठीक है. वह जो सदन है उसको चलाते हैं, ठीक है. जो मीटिंग होता है उसको एक क्रम से वो चलाते हैं. No member can speak in the house without her permission. जब तक स्पीकर परमिशन ना दे तो सदन में कोई भी सदस्य अपना बात नहीं रख सकते. He she may ask a member to finish his speech and in case the member does not obey he or she may order the speech should not be recorded. अब देखिए, सदन में जो भी बातें होती हैं, जो भी बोला जाता है एक सदस्य द्वारा, उसको रिकॉर्ड किया जाता है. तो जो
स्पीकर है वह एक एक करके नाम लेते हैं और जिस पार्टी के जिस सदस्य को बोला जाता है वह अपनी बात को रखते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कोई ऐसा परिस्थिति आता है कि जो मेंबर है, जो सदस्य है, वो स्पीकर की बात नहीं सुन रहा है, उनकी आज्ञा नहीं मान रहा है, तो स्पीकर उनके बोले हुए सभी चीजों को रिकॉर्ड करने से मना कर सकते हैं। All the bills, reports, motions and resolutions are introduced with speaker's permission. अब देखिए, जो स्पीकर है, जो सभापति है, प्रमुख वक्ता है, ठीक है, उनके ही अनुमति लेके जितने भी बिल्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, मोशंस है, रिजोल्यूशन है, इसको सदन में लाया जाता है। He or she puts the motion or bill to vote. अब मान लीजिए कोई मोशन है, कोई बिल है, उसके लिए वोटिंग होती है, तो ये कौन करवाता है? स्पीकर। He or she does not participate in the voting, but when there is a tie, that is equal number of vote on both sides, he or she can use his casting vote. अब जो स्पीकर है वो वोटिंग में भाग नहीं लेते हैं, ठीक है, लेकिन अगर कभी टाई हो जाता है, दोनों तरफ बराबर का वोट पड़ता है, तो जो स्पीकर है वो अपना वोट डालते हैं। But he or she is expected to cast her vote in a manner so that her impartiality and independence is retained. लेकिन यह उम्मीद की जाती है कि जो स्पीकर हैं वो अपने वोट को इस तरह से देंगे कि ऐसा ना हो कि वो पार्शियल हो, ठीक है, उनको जो समझ में आए, जो सही लगे, वो उस हिसाब से आज़ादी रूप में अपना वोट दें, किसी के दबाव में ना दें। His or her decision in all parliamentary matters are final. सदन में जितने भी कार्य होते हैं उनमें जो स्पीकर का निर्णय होता है वह अंतिम निर्णय माना जाता है। She also rules on points of order raised by the members and her decision is final. अब जो स्पीकर है वो सदस्यों को बोलने का मौका देते हैं, ठीक है, तो जो सदस्य हैं उनको स्पीकर ऑर्डर भी दे सकते हैं और स्पीकर का जो निर्णय है, डिसीजन है, वो अंतिम निर्णय डिसीजन माना जाता है। He or she is the custodian of rights and privileges to the members. सदस्यों को जो उनका अधिकार है वह मिले, उनको जो प्रिविलेजेस, जो राइट्स मिलना चाहिए, इस चीज का ख्याल कौन रखते हैं? इसका रखते हैं स्पीकर। He or she disqualifies a member of his or her membership in case of defection. अब मान लीजिए कोई ऐसा परिस्थिति आता है जब कोई सदस्य दल बदल कर रहा है, भंग कर रहा है, कुछ गलत कर रहा है, तो स्पीकर उस सदस्य की सदस्यता को हटा सकते हैं। He or she also accepts the resignation of a member and decides about the genuineness of the resignation. अब जो स्पीकर है वह किसी भी सदस्य का जो त्याग पत्र है उसको ले सकते हैं और वो अपना निर्णय देते हैं कि यह जो त्याग पत्र दिया गया है यह सच्चा है या नहीं। कहने का मतलब जो सदस्य है वो अपने से दिए हैं या उनको दबाव पे डाल के दिया गया है, तो ये सब चीज का भी ध्यान स्पीकर रखते हैं। इन केस ऑफ जॉइंट सेटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, द स्पीकर प्रिजाइड्स ओवर द मीटिंग। जब लोकसभा और राज्यसभा एक साथ मिल के मीटिंग करते हैं तो उस समय जो स्पीकर है वह मीटिंग को चलाते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं फंक्शंस ऑफ अ पार्लियामेंट। अब जो पार्लियामेंट है उसमें क्या क्या कार्य होता है, सदन में क्या क्या कार्य होते हैं, ये इनके बारे में पढ़ते हैं। द फंक्शन एंड पावर्स ऑफ इंडियन पार्लियामेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, फाइनेंशियल एंड अदर कैटेगरीज। भारत का जो संसद है, भारतीय संसद, उसमें जो कार्य होते हैं, जो शक्तियां हैं, ठीक है, उनको कैसे बांटा जाता है? लेजिस्लेटिव मतलब होता है आपका विधानसभा के कार्य होते हैं, एग्जीक्यूटिव कार्यकारी अधिकारी, फाइनेंशियल जो आपका पैसे से रिलेटेड वित्त से संबंधित होता है, और दूसरे कैटेगरी। तो आइए हम लोग एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। 11.2.1 लेजिस्लेटिव फंक्शन। सबसे पहले क्या है? बेसिकली द पार्लियामेंट इज अ लॉ मेकिंग बॉडी। अब देखिए संसद क्या है, यहाँ पे कानून बनाया जाता है। इन एन अर्लियर लेसन यू हैव सीन दैट देयर इज अ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर, यूनियन एंड द स्टेट। अब जो स्टूडेंट हमारे वीडियोस को लाइन से देख रहे हैं वो आगे ये चीज पढ़े होंगे कि जो केंद्र सरकार है सेंटर और यूनियन, और जो राज्य सरकार है स्टेट, उनके बीच में जो शक्तियां हैं उनको बांटा गया है। देयर आर 3 लिस्ट, 3 उसके सूचियां हैं, लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट।
ओनली पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट मेंशन्ड इन द यूनियन लिस्ट। अब देखिए, यूनियन लिस्ट जो केंद्र सरकार का कार्य सूची होता है, उसमें जो कानून है वो कहाँ बनता है? वो संसद में ही बन सकता है। यू नो दैट द यूनियन लिस्ट हैज 97 सब्जेक्ट्स। आप अगर हमारे वीडियोस को पढ़ रहे हैं लाइन से तो आपको पता होगा कि यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट्स हैं। Along with the state legislature, the parliament is empowered to make laws on the concurrent list. अब देखिए, राज्य विधानसभा के साथ जो संसद है वह मिलके उनके पास इतना शक्ति होता है कि वो कॉन्करेंट लिस्ट जो होता है उसके लिए कानून बना सके। In case both the center as well as the states make a law on the subject mentioned in the concurrent list, then the central law prevails upon the state law if there is a clash between the two. अब मान लीजिए अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलके जो कॉन्करेंट लिस्ट है अगर उसके लिए कोई कानून बना रहे हैं और ऐसा परिस्थिति होता है कि सेंटर और स्टेट के बीच में कोई मतभेद हो जाए तो सेंट्रल जो लॉ पास होगा वही माना जाएगा। एनी सब्जेक्ट नॉट मेंशन्ड इन एनी लिस्ट दैट इज रेसिड्यूरी पावर्स आर वेस्टेड विद द पार्लियामेंट। अब कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जो किसी भी लिस्ट में, चाहे यूनियन लिस्ट हो, स्टेट लिस्ट हो या कॉन्करेंट लिस्ट, किसी में नहीं दिया गया है तो इसका जो शक्ति है, ठीक है, वो किसके पास रहता है? सदन के पास। Thus the law making power of the parliament is very wide. तो इसलिए जो सदन है उसका जो कानून बनाने का शक्ति है वो बहुत ज्यादा है। It covers the union list and the concurrent list and in certain circumstances even the state list also. अब इसमें देखिए, केंद्र सूची, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट ये तो रहता ही है और कुछ कुछ परिस्थिति में यहाँ पे स्टेट लिस्ट भी रहता है। नेक्स्ट 11.2.2 the executive function. In a parliamentary system of government there is a close relationship between the legislature and the executive. अब देखिए, जहां पे संसदीय प्रणाली की सरकार होती है, जहां पे संसद के हिसाब से सरकार चलती है, वहां पर लेजिस्लेचर, विधानसभा और एग्जीक्यूटिव, कार्यकारी अधिकारी के बीच में बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप होता है। एंड द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर फॉर ऑल इट्स एक्ट्स। और जो कार्य अधिकारी है वह अपने हर एक काम के लिए, ठीक है, लेजिस्लेचर, विधानसभा में उत्तरदायी होता है। The Prime Minister and the Council of Ministers are responsible to the Parliament individually as well as collectively. अब देखिए, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जो भी कार्य करते हैं, ठीक है, और उनका जो मंत्रिमंडल है वो जो भी कार्य करता है वह मिलकर रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं, उत्तरदायी भी होते हैं, और अकेले भी वो उत्तरदायी होते हैं जो वो काम कर रहे हैं। The Parliament can dislodge a minister by passing a vote of no confidence or by refusing to endorse a confidence motion. अब जो पार्लियामेंट है, जो सदन है, वह किसी मिनिस्टर को हटा सकता है, ठीक है, किसी मंत्री को हटा सकते हैं, ठीक है, अगर नो कॉन्फिडेंस, अविश्वास प्रस्ताव का वोट आए या कॉन्फिडेंस मोशन को रिफ्यूज किया जाए। इन इंडिया दिस हैज हैपेंड सेवरल टाइम्स। भारत में यह बहुत बार हुआ है। This happened in 1999 when the Atal Bihari Vajpayee government lost the confidence motion in the Lok Sabha by just one vote and resigned. यह 1999 में हुआ था जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और वो कॉन्फिडेंस खो दिए थे अपने सदस्यों का और एक वोट से हार के वो लोकसभा से सरकार गिर गई। But the no confidence motion or the confidence motions are the extreme ways of maintaining the accountability of the parliament over the executive. लेकिन ये जो अविश्वास प्रस्ताव है, चाहे विश्वास प्रस्ताव हो, ये क्या है? ये तब आता है जब जो कार्य अधिकारी हैं, जो कि कार्य कर रहे हैं, जो संसद के प्रति जो उत्तरदायी हैं, अगर वो सही से कार्य नहीं कर रहे हैं तभी अविश्वास प्रस्ताव या विश्वास प्रस्ताव की बात होती है। They are employed in exceptional cases. जब कोई एक्सेप्शनल, असाधारण परिस्थिति आता है तभी नो कॉन्फिडेंस मोशन, कॉन्फिडेंस मोशंस लाया जाता है। Parliament has also maintains its controls over executive and in a routine manner through several ways. अब जो संसद है वो अपने कार्य अधिकारियों का जो काम है, ठीक है, उस पे नियंत्रण रखती है, ठीक है, और ये एक रूटीन मैनर है, काफी तरीके से ये होता है। Some of the way them are as follows.
अब कुछ तरीके यहाँ पे आइए हम लोग पढ़ते हैं। द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कैन आस्क क्वेश्चन एंड सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस रिगार्डिंग एनी मैटर्स कनेक्टेड विद द अफेयर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखिए, जो सदन के जो सदस्य हैं, ठीक है, वो केंद्र सरकार से संबंधित जितने भी कार्य हैं उसका सवाल पूछ सकते हैं, पूछ सकते हैं कि जो कार्य है वो कैसा चल रहा है, उसके लिए हिसाब किताब देख सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग लोकसभा देखते होंगे, ठीक है, उनको पता है कि वहाँ पे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। द फर्स्ट आवर ऑफ एवरी वर्किंग डे ऑफ पार्लियामेंट रिलेट्स टू द क्वेश्चन आवर इन विच द मिनिस्टर्स हैव टू आंसर द क्वेश्चंस रेज्ड बाय द मेंबर्स। अब जो पार्लियामेंट है, जो सदन है, उसका जो वर्किंग डे, हर रोज का जो काम होता है, उसमें जो फर्स्ट आवर होता है उसमें क्या होता है, सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, और जो मंत्री हैं उनको अपना उत्तर देना होता है उन सवालों का जो सदस्यों ने उठाया है। ये सदस्य कहाँ के हैं, सदन के सदस्य। If the members are not satisfied with the government's answer, then they may demand separate discussion on the subject. अब जो सदस्य हैं, अगर वो सरकार का जो उत्तर है उससे वह सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, संतुष्ट नहीं होते हैं, तो वो क्या चीज की मांग कर सकते हैं, वो ये मांग कर सकते हैं कि इस सब्जेक्ट पर, इस टॉपिक पर वो लोग अलग से डिस्कशन करें। द पार्लियामेंट ऑल्सो एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव थ्रू सेवरल मोशंस। अब जो पार्लियामेंट है वो बहुत सारे तरीके से जो कार्यकारी अधिकारी हैं उनके कार्यों को नियंत्रित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कॉलिंग अटेंशन नोटिस और adjournment motion are such ways by which some recent matters of urgent public importance are raised. अब उदाहरण के रूप में कभी कभी कॉलिंग अटेंशन नोटिस जाता है, कभी कभी adjournment मोशन होता है, ठीक है। adjournment का मतलब क्या होता है, स्थगन प्रस्ताव होता है, कार्य स्थगन किया जाता है ताकि जो अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंट जो मैटर है, जो अभी एकदम तुरंत उठाना जरूरी है, उस पर बात हो सके। द गवर्नमेंट ऑलवेज टेक्स दीज मोशंस वेरी सीरियसली बिकॉज द गवर्नमेंट्स पॉलिसीज आर क्रिटिसाइज्ड सेवरली एंड देयर लाइकली इम्पैक्ट ऑन द इलेक्टोरेट whom the government would have to face ultimately. अब देखिए, जो सरकार है वो हमेशा ये जो मोशंस, ये जो सवाल उठते हैं, इस पे बहुत ही सीरियस रहते हैं, क्योंकि जो सरकार की नीतियां हैं उनकी आलोचना बहुत बार होती है और जो सरकार है उनको अपने नागरिकों को जवाब देना पड़ता है, क्योंकि जो लोग इलेक्शन में उनका साथ दिए हैं और जो देश की जनता है, ठीक है, उनका सामना तो सरकार को करना ही पड़ेगा। इफ द मोशन इज पास्ड देन इट मीन्स दैट द गवर्नमेंट इज सेंसर। अगर वो जो प्रस्ताव है, ठीक है, अगर वो पास कर दिया जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सरकार है उसकी निंदा हो रही है, ठीक है, उसका अपेक्षा हो रहा है। Censor motion. This motion implies severe indictment of the government, but it does not require resignation of the council of members. अब देखिए, जब सेंसर मोशन होता है, जब निंदा की जाती है, तो इसमें जो सरकार है उसकी बहुत आलोचना होती है, ठीक है, उसके ऊपर बहुत सारे कलंक लगाए जाते हैं, लेकिन इसमें जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं उनको त्याग पत्र देना नहीं पड़ता है। The Lok Sabha can express its lack of confidence in the executive by disapproving budget or money bill or even an ordinary bill. अब जो लोकसभा के सदस्य हैं, ठीक है, वो अपना lack of confidence, अविश्वास पर प्रस्ताव रख सकते हैं, ठीक है, जब उसका जो कार्य अधिकारी है वो जो बजट दे रहे हैं, मनी बिल दे रहे हैं या कोई आम बिल भी अगर आ रहा है, अगर सदस्य इसके खिलाफ है, वह इससे सहमत नहीं है, मंजूरी नहीं दे पा रहे हैं, तो वो lack of confidence दिखा सकते हैं। 11.2.3 द फाइनेंशियल फंक्शंस। अब देखिए, जो आर्थिक कार्य है वो क्या है, देखिए, द पार्लियामेंट परफॉर्म्स इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल फंक्शंस। अब जो सदन है वहाँ पर बहुत सारे महत्वपूर्ण जो फिनांस, पैसा से रिलेटेड कार्य होता है। इट इज़ द कस्टोडियन ऑफ द पब्लिक मनी। अब जो आम जनता है, जो नागरिक है, उसका सारा पैसा
का क्या हिसाब किताब है, उस कहाँ पर खर्च किया जाएगा, ये सारा कुछ संसद में देखा जाता है। इट कंट्रोल्स द एंटायर पर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो केंद्र सरकार है वह उसके पास कुल जितना पैसा है, ठीक है, इसका जो नियंत्रण है वो संसद करता है। नो मनी कैन बी स्पेंट विदाउट इट्स अप्रूवल। जब तक संसद से मंजूरी नहीं मिलती है तब तक जो पैसा है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वो खर्च नहीं किया जा सकता। दिस अप्रूवल मे बी टेकन बिफोर द एक्चुअल स्पेंडिंग और इन रेयर केसेस आफ्टर द एक्सपेंडिंग। अब ये जो मंजूरी दी जाती है यह बहुत बार खर्च करने से पहले एक एस्टिमेट करके अनुमान लगा के दिया जाता है, या कभी कभी खर्च हो जाने के बाद ये पैसा दिया जाता है। द बजट इज अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट एवरी ईयर। हर साल जो पार्लियामेंट है, संसद है, वहाँ पर बजट लाया जाता है, ठीक है, और इसकी मंजूरी दी जाती है। बजट में क्या रहता है कि किस क्षेत्र में कितना खर्च करना है वो सारा का वहाँ पे लेखा जोखा रहता है। 11.2.4 द इलेक्टोरल फंक्शन। अब देखिए 11.2.4 11.2.4। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो इलेक्टोरल है, ठीक है, जो चुनाव कराते हैं, चुनाव संबंधी जो कार्य है। द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, वन मेंबर ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। एज सच दे पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब देखिए जो लोग संसद के सदस्य होते हैं, ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज से जहाँ पे चुनाव कराया जाता है वहाँ से एक सदस्य आते हैं। किस लिए? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। अब इसमें क्या होता है, भारत का कौन राष्ट्रपति बनेंगे, उनका कैसे चुनाव होगा ये देखा जाता है। दे इलेक्ट द वाइस प्रेसिडेंट, वो लोग उपाध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट चुनते हैं। द लोकसभा इलेक्ट्स इट्स स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर एंड द राज्यसभा इलेक्ट्स इट्स डिप्यूटी चेयरमैन। अब जो लोकसभा है वहाँ पर स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर को चुना जाता है, और जो राज्यसभा है वह अपने डिप्यूटी चेयरमैन को चुनते हैं। 11.2.3 पावर ऑफ रिमूवल। अब किस तरह से हटाया जाता है? सर्टेन हाई फंक्शनरीज मे बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस ऑन द इनिशिएटिव ऑफ द पार्लियामेंट। अब कुछ लोग जो कि बहुत ही उच्च स्तर पर काम कर रहे हैं, जिनके पास बहुत ही अच्छा स्टेटस है, उनको तभी हटाया जा सकता है जब संसद में कार्रवाई हो। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मे बी रिमूव्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। यू हैव रेड अबाउट इन लेसन 10। अब जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनको तभी हटाया जा सकता है जब उनको किसी चीज़ में, जैसे भारत के संविधान को तोड़ने के लिए दोषी करार दिया जाए। इम्पीचमेंट जिसका मतलब होता है दोषी करार देना, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ चुके हैं। The judges of Supreme Court and of High Courts can be removed by an order of the President, which may be issued only if the resolution of their removal is passed by both houses of Parliament by special majority. Lesson 12-15। अब देखिए ये हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज है, इनको राष्ट्रपति के अनुदेश के जरिए ही हटाया जा सकता है, ठीक है, और ये तभी होगा जब दोनों हाउसेज, राज्यसभा और लोकसभा, दोनों जगह पर रिजोल्यूशन पास किया जाए और संसद में इनको स्पेशल मेजॉरिटी मिले। फंक्शंस रिगार्डिंग द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए जो संविधान में संशोधन होता है, ठीक है, उसके क्या क्या कार्य हैं उससे संबंधित। मोस्ट ऑफ द पास्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी। अब देखिए जो संविधान है उसके बहुत सारे ऐसे अंग हैं, ठीक है, जिसको सदन में, ठीक, हम लोग जिसमें संशोधन कर सकते हैं एक स्पेशल मेजॉरिटी के जरिए। बट सर्टेन प्रोविजंस आर ओनली अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट विद द अप्रूवल ऑफ द स्टेट्स। लेकिन कुछ कुछ ऐसे प्रावधान होते हैं जिनका उपचार तभी हो सकता है संसद में जब राज्य का मंजूरी मिले। However, India being a federal state, the amending power of the parliament is highly limited. हालांकि भारत एक फेडरल स्टेट तो है, संघीय राज्य तो है, लेकिन
यहाँ पे जो अमेंडिंग पावर है, जो संसद के पास बदलाव करने की शक्तियाँ हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा सीमित है। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ रूल्ड दैट द पार्लियामेंट कैन नॉट चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो सुप्रीम कोर्ट है वह इस बात को कहते हैं कि संसद हमारे संविधान का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसको बदल नहीं सकता है। यू हैव ऑलरेडी रेड अबाउट द अमेंडिंग प्रोसीजर इन अनदर लेसन। आप जो स्टूडेंट हमारे वीडियोस को लाइन से फॉलो कर रहे हैं, वो किस तरह से अमेंडमेंट किया जाता है, उपचार किया जाता है, ठीक है, संशोधन किया जाता है, उसके बारे में आगे पढ़ चुके हैं। 11.2.7 मिसलेनियस फंक्शन। अब जो अन्य कार्य होते हैं, बिसाइड द अबव मेंशन फंक्शन द पार्लियामेंट ऑल्सो परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ अदर फंक्शन। अब यहाँ पे ऊपर में आप जितना भी कार्य देखें, इसके साथ और भी बहुत सारे कार्य होते हैं जो संसद द्वारा किए जाते हैं। सम ऑफ देम आर एज फॉलोज। अब इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। While it is the power of the president to declare emergency, the parliament approves all such proclamation of emergency. अब देखिए, जो राष्ट्रपति हैं उनके पास ये शक्ति होता है कि वह आपातकालीन स्थिति, इमरजेंसी की घोषणा कर सके, लेकिन यह संसद होता है जहां पर जो इमरजेंसीज है, ठीक है, उसके लिए आपको मंजूरी मिलती है, ठीक है, जो आप घोषणा करना चाहते हैं उसके लिए मंजूरी लेनी पड़ती है। बोथ द लोकसभा एंड राज्यसभा हैव टू अप्रूव द प्रोक्लेमेशन। अब यह जो घोषणा है इमरजेंसी की, इसको दोनों ही हाउसेज में, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, दोनों हाउसेज से मंजूरी मिलना चाहिए। पार्लियामेंट में फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेटिंग द टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट्स। अब जो संसद है वो एक नया राज्य बना सकती है, जो हमारे टेरिटरीज है उनको अलग करके, या तो वो राज्यों को जोड़ सकती है अगर वो एक साथ काम करने लगे, या जो ज़मीन है, ठीक है, जिसके ऊपर काम हो रहा है, ठीक है, उसको स्टेट को मिलाया जा सकता है। इट मे ऑल्सो चेंज द बाउंड्रीज एंड द नेम्स ऑफ एनी स्टेट। अब जो सदन है, ठीक है, जो संसद है वह एक राज्य के क्षेत्र को बदल सकती है, उसको बढ़ा सकती है, कम कर सकती है, साथ ही साथ एक राज्य के नाम को भी वह बदल सकती है। जैसे जहां कोलकाता जो है वो एक ज़माने में कैलकाटा हुआ करता था, ठीक है, तो उसका नाम बदला गया। इन द रिसेंट ईयर्स 2000 द न्यू स्टेट्स ऑफ छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उत्तराखंड वर क्रिएटेड। अब देखिए, हाल के ही वर्षों में सन 2000 में नए राज्य छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड बनाए गए थे। पार्लियामेंट में एडमिट और इस्टेब्लिश न्यू स्टेट इन द इंडियन टेरिटरी यूनियन सिक्किम 1975। अब जो संसद है वो एक नया राज्य ला सकते हैं, उसकी स्थापना कर सकते हैं, ठीक है, इंडियन यूनियन भारत में। जैसे कि 1975 में सिक्किम को एक नया राज्य बनाया गया था। द पार्लियामेंट कैन अबॉलिश और क्रिएट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन द स्टेट्स। अब जो संसद है वो नया विधानमंडल बना सकते हैं, विधानसभा बना सकते हैं राज्यों में। दिस इज डन ओनली ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ कंसर्न्ड स्टेट असेंबलीज। अब ये तभी हो सकता है जो राज्य सभा है, ठीक है, जो स्टेट्स असेंबलीज हैं वो अगर रिक्वेस्ट करे तो। Thus the Indian Parliament, though limited by the federal nature of the political system, has wise function to perform. तो देखिए, जो इसलिए जो भारतीय संसद है अब फेडरल नेचर, संघीय प्रारूप होने के कारण सीमित तो है ये राजनीतिक रूप में, लेकिन इसके पास बहुत सारे कार्य हैं करने के लिए। In performing its function, it has to mirror the aspiration and needs of people of India. जब वह अपने कार्य को कर रहे हैं संसद के सदस्य, तब उनको यह चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि भारत के जो नागरिक हैं वह क्या चाहते हैं, उनकी ज़रूरतें क्या हैं। It also has to function as an agency for resolving socio-economic और political conflicts in the country. अब देखिए,
देश में जो सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक मतभेद होता है, इसको सुलझाने के लिए भी संसद में काम होता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन बिल्डिंग कॉन्सेंसस ऑन स्पेसिफिक इश्यूज विच आर क्रूशियल टू द नेशन, लाइक फॉरेन पॉलिसी फॉर्मुलेशन। अब जो संसद है यह कुछ स्पेसिफिक इश्यूज में भी काम करता है, जैसे फॉरेन पॉलिसी फॉर्मुलेशन, विदेश नीति क्या बनेगी, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो कि संसद में होता है, ठीक है। 11.3 लॉ मेकिंग प्रोसीजर इन द पार्लियामेंट। अब संसद में किस प्रकार से कानून बनाया जाता है, आइए इसको हम लोग देखते हैं। एज पॉइंटेड आउट अर्लियर, बेसिकली द पार्लियामेंट इज अ लॉ मेकिंग बॉडी। जैसे कि हम लोग आगे पढ़े थे कि एक संसद क्या है, ये एक ऐसी संस्था है जहां पर कानून बनाया जाता है। एनी प्रपोज्ड लॉ इज इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट एज अ बिल। किसी भी कानून को, जो नए कानून को लाना है, उसको पार्लियामेंट में, संसद में एक बिल के रूप में लाया जाता है। आफ्टर बीइंग पास्ड बाय द पार्लियामेंट एंड गेटिंग द प्रेसिडेंट्स एसेंट, इट बिकम्स अ लॉ। संसद में जब उस बिल को मंजूरी मिल जाती है और उसमें राष्ट्रपति जी का हस्तांतरण, सिग्नेचर हो जाता है, तब वह एक कानून बन जाता है। नाउ यू विल स्टडी हाउ द लॉ इज मेड बाय द पार्लियामेंट। अब आप पढ़ेंगे कि संसद में किस तरह से एक कानून को बनाया जाता है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ बिल विच कम्स अप बिफोर द पार्लियामेंट। दो प्रकार के बिल होते हैं जो कि संसद में लाए जाते हैं। एक होता है ऑर्डिनरी बिल, आम बिल, दूसरा मनी बिल। Here we shall discuss the legislative procedure in each of these kind of bill. अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से ये जो बिल्स हैं इनके ऊपर काम होता है, ठीक है, विधानसभा में, संसद में। सबसे पहला है 11.3.1 ऑर्डिनरी बिल्स। Every member of the parliament has a right to introduce an ordinary bill, and from this point of view we have two types of bill, government bills and private members bill. अब संसद के जितने भी सदस्य होते हैं, सबके पास यह अधिकार होता है कि वह ऑर्डिनरी बिल, आम बिल ला सके संसद में, ठीक है। और इस चीज को ध्यान में रखते हुए दो प्रकार के बिल होते हैं। एक होता है गवर्नमेंट बिल, सरकारी बिल, और एक होता है प्राइवेट मेंबर्स बिल, जब एक एक सदस्य अपना अपना बिल रखते हैं। A minister moves a government bill, and any bill not moved by a minister is a private member's bill, which means that the bill has been moved by a member of the parliament but not a minister in the government. जब कोई मंत्री किसी बिल को लाता है तो वह गवर्नमेंट बिल होता है, सरकारी बिल होता है, और जो बिल को मंत्री नहीं लाते हैं वह एक प्राइवेट मेंबर बिल होता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्राइवेट बिल है वो क्या है, सदन का कोई सदस्य दिया है जो कि उस सरकार का, जो मौजूदा सरकार है, उसका मंत्री नहीं है। द गवर्नमेंट बिल्स कंज्यूम मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द पार्लियामेंट। अब जो सरकारी बिल होते हैं वह संसद का ज्यादा समय लेते हैं। द बिल पासेस थ्रू सेवरल स्टेजेस। अब यह जो बिल है वो बहुत सारे इसके स्टेजेस होते हैं जिस पर बात होता है। सबसे पहला, when an introduction of the bill, with the introduction of the bill, the first reading of the bill start. जब कोई बिल प्रस्तावित किया जाता है, उसको लाया जाता है, तो उसको पहले पढ़ा जाता है। This stage is simple. यह जो पड़ाव है यह बहुत ही सिंपल है, साधारण है। The minister wanting to introduce a bill informs the presiding officer. अब जो मंत्री हैं जो कि बिल लाना चाहते हैं, वह प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जो ऑफिसर है, उनको इन्फॉर्म कर देते हैं, सूचित कर देते हैं। ही और शी पुट्स द क्वेश्चन टू द ऑफ इंट्रोडक्शन टू द हाउस। अब वह यह सवाल उठाते हैं, ठीक है, कि सदन में इसको क्यों लाया जाए। व्हेन अप्रूव्ड नॉर्मली बाय वॉइस वोट, द मिनिस्टर इज कॉल्ड अपॉन टू इंट्रोड्यूस द बिल। जब अप्रूव कर लिया जाता है, मंजूरी दे दी जाती है एक वॉइस वोट से, ठीक है, तो उस मंत्री को बुलाया जाता है ताकि वो बिल के बारे में बता सकें। सेकेंड, रीडिंग। दिस स्टेज इज द मोस्ट वाइटल स्टेज। अब जब दूसरी बार पढ़ा जाता है तो ये जो पड़ाव है ये बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है।
आफ्टर जनरल डिस्कशन द हाउस हैज़ 4 ऑप्शंस। अब जब आम तौर पर चर्चा हो जाती है, ठीक है, तो जो हाउस है, सदन है, उसके पास 4 विकल्प होते हैं। इट मे स्ट्रेट अवे टेक द बिल इनटू डिटेल्ड क्लॉज बाय क्लॉज कंसिडरेशन। वो जो बिल है उसको वह मान सकती है ताकि एक एक क्लॉज को डिटेल में उस पर बात हो, और रिफर्ट इट टू अ सिलेक्ट कमिटी ऑफ द हाउस, या तो जो सदन के किसी कमिटी को वो बिल रेफर कर देती है। रेफर्स इट टू द जॉइंट कमिटी ऑफ बोथ द हाउसेस। अब दोनों जो सदन है, राज्यसभा लोकसभा, उसकी जो जॉइंट कमिटी है उस पर, उसके लिए ये बिल को रेफर कर देती है। सर्कुलेट इट अमंग द पीपल टू एलिसिट पब्लिक ओपिनियन। अब वहां पे जो लोग हैं, ठीक है, उनके बीच में इस बिल को लाया जाता है ताकि लोगों का क्या ओपिनियन है वो लिया जा सके। If the bill is referred to a select committee of the house or to the joint select committee of both the houses, the concerned committee examines the bill very minutely. अब देखिए, मान लीजिए ये जो बिल है, अब जो हाउस है, ठीक है, उसके कमिटी को दे दिया गया, या तो दोनों हाउसेस, राज्यसभा और लोकसभा के जो जॉइंट सेलेक्ट कमिटी है उनको अगर दे दिया जाता है, तो उस कमिटी के जो सदस्य होते हैं वो उस बिल को एकदम ध्यान से पढ़ते हैं, उसको एग्जामिन करते हैं। ईच एंड एवरी क्लॉज इज एग्जामिन्ड। जितना भी उसमें क्लॉजेस रहता है, पॉइंट्स रहता है, उसको एग्जामिन किया जाता है, उसकी जांच पड़ताल होती है, उसको अच्छे से डिटेल में समझा जाता है। द कमिटी में ऑल्सो टेक द ओपिनियन ऑफ प्रोफेशनल्स एंड लीगल एक्सपर्ट्स। अब जो कमिटी है वह प्रोफेशनल लोगों का, लीगल एक्सपर्ट जो होते हैं उनका राय ले सकती है, ओपिनियन ले सकती है। आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशंस द कमिटी सबमिट्स इट रिपोर्ट्स टू द हाउस। सारा कुछ जांच पड़ताल करने के बाद जब कमिटी अपने बात को समझ पाती है कि हाँ उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, हर एक चीज को देखकर विचार विमर्श कर लेती है, तब वह सदन में अपने रिपोर्ट को जमा कराती है। थर्ड रीडिंग। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द सेकेंड रीडिंग द मिनिस्टर मे मूव दैट द बिल बी पास्ड। जब सेकेंड रीडिंग कंप्लीट हो जाता है, कमिटी सारा विचार विमर्श करने के बाद अपने सब रिपोर्ट को सबमिट करती है, तो मंत्री उस बिल को पास होने के लिए दे सकते हैं। एट दिस स्टेज नॉर्मली नो डिस्कशन टेक्स प्लेस। अब ये जो पड़ाव है इसमें कोई भी विचार विमर्श नहीं होता है। द मेंबर्स मे अपोज और सपोर्ट द अडॉप्शन ऑफ द बिल बाय अ सिंपल मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब जो सदस्य है वो या तो उस बिल के खिलाफ बोल सकते हैं या तो उसका समर्थन कर सकते हैं, और इसके लिए एक सिंपल मेजॉरिटी, जो लोग वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जितने मेंबर उस दिन सभा में होते हैं, उनके बीच में वोटिंग होती है, और चुनाव के बाद अगर सपोर्ट में रिजल्ट आता है तो वो बिल पास हो जाता है। अगर रिजल्ट के अगेंस्ट में जो रिपोर्ट आता है बिल का, उसके चुनाव के अगेंस्ट में अगर रिजल्ट आता है तो वो बिल रिजेक्ट हो जाता है। बिल इन द अदर हाउस। अब दूसरे सभा में बिल देना। आफ्टर द बिल हैज बीन पास्ड बाय वन हाउस इट गोज टू द अदर हाउस। जब कोई बिल एक हाउस में पास हो जाता है तो वो दूसरे हाउस में जाता है। हेयर ऑल्सो द सेम प्रोसीजर ऑफ 3 रीडिंग इज फॉलोड। अब इसमें भी 3 रीडिंग, फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग का प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, तरीका देखा जाता है। द फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंसेज में फॉलो। अब इससे यह निर्णय आ सकता है, इट मे पास इट एंड देन द बिल इज सेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज असेंट। अब ये जो बिल है वो सेकेंड हाउस में भी पास हो सकता है और इसको राष्ट्रपति के पास भेजा जा सकता है उनकी अनुमति के लिए। इट मे पास द बिल विथ अमेंडमेंट्स। अब वो बिल पास हो सकता है लेकिन उसमें कुछ संशोधन करके पास होता है, कुछ चेंजेस करके पास होता है। द बिल विल बी सेंड बैक टू द फर्स्ट हाउस। अब क्या होगा, फर्स्ट हाउस को वापस वो बिल भेज दिया जाएगा। In such a case, the first house will consider the amendments and if accept the amendments, then the bill will be sent to the president for his assent. अब मान लीजिए फर्स्ट हाउस के पास बिल गया वापस। अब वहाँ पे जो फर्स्ट हाउस के सदस्य हैं वो अमेंडमेंट्स को देखे, चेंजेस को देखे, और अगर वो उस बदलाव को, अमेंडमेंट्स को मान लेते हैं तो प्रेसिडेंट के पास, राष्ट्रपति के पास वो बिल भेज दिया जाता है उनकी अनुमति के लिए। इन द केस द फर्स्ट हाउस रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट द अमेंडमेंट्स, देन इट मीन्स देयर इज अ डेडलॉक। अब मान लीजिए जो फर्स्ट हाउस है अगर वो संशोधन को नहीं मानते हैं, ठीक है,
तो ये एक ऐसी परिस्थिति होती है जहां पे रुकावटें आ जाती हैं, संकट आ जाता है। इट मे रिजेक्ट इट। तीसरा ऑप्शन ये है कि सेकेंड हाउस इसको डायरेक्टली रिजेक्ट कर दे। इट मीन्स देयर इज अ डेडलॉक, मतलब यहाँ पे कोई रोक है। इन ऑर्डर टू रिमूव द डेडलॉक बिटवीन द टू हाउसेज द प्रेसिडेंट मे कॉल फॉर अ जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज। अब ये जो डेडलॉक आ गया कि एक हाउस में ये एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, तो जो राष्ट्रपति है वो दोनों हाउस का सिटिंग बुला सकते हैं। सच जॉइंट सिटिंग आर वेरी रेयर इन इंडिया एंड टिल नाउ ओनली 3 times सच मीटिंग्स हैव टेकन प्लेस। अब ये जो जॉइंट सिटिंग है जहाँ पे राज्यसभा लोकसभा के लोग सदस्य एक साथ बैठते हैं, वो भारत में बहुत ही कम होता है। अभी तक सिर्फ 3 बार हुआ है। दे वर convened on the occasion of the passage of Dowry Prohibition Bill 1959, Banking Service Commission Repeal Bill 1978 and Prevention of Terrorism Bill 2002। ये 3 बिल हैं, Dowry Prohibition Bill 1959, Banking Service Commission Bill Repeal Bill 1978, Prevention of Terrorism Bill 2002। ये 3 बार ऐसे परिस्थिति आई हैं जब जॉइंट सिटिंग हुआ है दोनों हाउसेस का। प्रेसिडेंट्स एसेंट टू द बिल। अब जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, राष्ट्रपति, वो अगर उस बिल को अनुमति देते हैं तो फिर क्या होता है? आफ्टर बीइंग पास्ड बाय बोथ द हाउसेज और द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज द बिल इज रेफर्ड टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज एसेंट। जब बिल को दोनों हाउसेज से अनुमति मिल गई है, वो पास हो गया है, या तो दोनों हाउस का जॉइंट सिटिंग हुआ और उससे वो बिल पास हो गया, तो फिर इसको राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है ताकि राष्ट्रपति जी अपना अनुमति दे सके। द प्रेसिडेंट ऑल्सो हैज सम ऑप्शंस इन दिस रिगार्ड। अब जो राष्ट्रपति हैं उनके पास भी कुछ विकल्प हैं। ही मे गिव हिज एसेंट एंड विथ हिज एसेंट द बिल बिकम्स अ लॉ। वह अपना अनुमति दे सकते हैं और उनकी अनुमति से यह जो बिल है वह कानून बन जाता है। ही मे विथ होल्ड हिज एसेंट बट मे सजेस्ट सम चेंजेस। अब वो अपनी अनुमति देते हैं लेकिन वह कुछ बदलाव के लिए सलाह देते हैं। इन सच अ केस द बिल इज सेंड बैक टू द हाउस फ्रॉम वेयर इट हैड ओरिजिनेटेड। अब इस परिस्थिति में जो बिल है उसको सदन में भेज दिया जाता है जहां पर उसको लाया गया था सबसे पहली बार। बट इफ बोथ द हाउसेज passes the bill again with or without accepting the recommendation of the president has no option but to give his assent। लेकिन मान लीजिए अगर दोनों हाउस में ये जो बिल है उसको वापस से इसको मंजूरी मिल जाती है, जो सुझाव है उसके साथ या उसके बिना भी, तो जो राष्ट्रपति हैं उनके पास कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है, उनको ये बिल में अपना अनुमति देना ही होगा। इन 1986 द प्रेसिडेंट ज्ञानी ज़ैल सिंह इन्वेंटेड अ न्यू ऑप्शन। 1986 में जो राष्ट्रपति ज्ञानी ज़ैल सिंह थे वो एक नया जो तरीका है वह लाए। He neither give assent nor did he return to the parliament for reconsideration of the postal bill. He sought some clarification which were never provided. The bill thus lapsed। वो ना तो अपना अनुमति दिए, ना उस बिल को वापस पार्लियामेंट में भेजे, रिकंसिडरेशन का पोस्टल बिल था, वो कुछ क्लैरिफिकेशन मांगे जो कि कभी नहीं दिया गया, इसलिए वो जो बिल है वो कभी पारित ही नहीं हुआ, वो लैप्स हो गया। फिर हम लोग बात करते हैं 11.3.2 मनी बिल के बारे में। अब वो सारे बिल जो पैसे से संबंधित चीज़ों के लिए होते हैं। The money bills are such bills which deal with money matters like imposition of taxes, governmental expenditure and borrowings etc. अब जो मनी बिल होता है, ठीक है, वो बिल्स होते हैं जहां पर पैसे से संबंधित चीज़ों के बारे में बात होती है, जैसे कितना टैक्स लगाना है, सरकार का क्या क्या खर्च होगा, सरकार कैसे पैसा उधार लेगी। In case there is a dispute as to whether a bill is a money bill or not, the speaker's decision is final। मान लीजिए कि ऐसी कोई परिस्थिति आती है जब एक डिस्प्यूट आता है कि ये जो बिल है, ठीक है, एक विवाद उठ रहा है कि ये बिल मनी बिल है या नहीं है, तो जो स्पीकर है उनका जो निर्णय होता है वह अंतिम निर्णय होता है। The money bill has to undergo 3 readings like an ordinary bill, but few consideration are also added here। अब जो मनी बिल है उसमें भी 3 बार उसको पढ़ा जाता है, जैसे कि एक ऑर्डिनरी बिल के सिचुएशन में था, लेकिन इसमें कुछ कंसिडरेशन भी होते हैं। दे आर money bills can be introduced only in Lok Sabha and not in Rajya Sabha, and that too with the prior approval of and on behalf of the president।
अब मनी बिल जो है वो सिर्फ आप लोकसभा में ही ला सकते हैं, प्रस्तावित कर सकते हैं, राज्यसभा में नहीं ला सकते। और ये पहले आपको राष्ट्रपति से या उनके बिहाफ में आपको अनुमति ले लेना होता है। आफ्टर बीइंग पास्ड बाय द लोकसभा द बिल गोज टू द राज्यसभा। जो बिल है वो जब लोकसभा से पास अनुमति उसको मिल जाती है, मंजूरी मिल जाती है, फिर वह बिल राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा हैज 14 days एट इट्स डिस्पोजल फॉर कंसिडरेशन एंड रिपोर्ट। राज्यसभा के पास 14 दिन होता है ताकि वह उस बिल को उसके ऊपर विचार विमर्श कर सके, कंसिडर कर सके और अपना रिपोर्ट दे। द राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट द मनी बिल। जो राज्यसभा है वो मनी बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। इट मे ईदर एक्सेप्ट इट और मेक रिकमेंडेशन। वो या तो उसको मंजूरी देंगे या तो उसमें कुछ सुझाव देंगे। इन केस राज्यसभा चूजेस टू मेक रिकमेंडेशन द बिल विल रिटर्न टू लोकसभा। अब मान लीजिए राज्यसभा में लोकसभा से बिल गया, अब राज्यसभा में कुछ सुझाव दिए गए तो वो बिल को वापस सुझाव के साथ लोकसभा में भेजा जाता है। द लोकसभा मे एक्सेप्ट दीज रिकमेंडेशंस और रिजेक्ट देम। अब जो लोकसभा है वह ये जो रिकमेंडेशन किया गया है, सुझाव दिया है, उसको मंजूरी दे सकते हैं, मान सकते हैं या उसको नकार कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। इन एनी केस द बिल विल नॉट गो बैक टू राज्यसभा। चाहे वो रिकमेंडेशन माने चाहे नहीं माने, दोनों ही स्थिति में इस बिल को वापस राज्यसभा में नहीं भेजा जाता है। इंस्टेड इट विल बी सेंट डायरेक्टली टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज असेंट। इसके अलावा अब क्या होता है कि जो बिल है उसको सीधे राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है उनकी अनुमति के लिए। फिर इफ राज्यसभा डज नॉट रिटर्न द बिल विद इन 14 days इट विल बी डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट एंड सेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज असेंट। अब मान लीजिए राज्यसभा में 14 दिन के अंदर अगर बिल रिटर्न नहीं किया जाता है, चाहे वो अनुमति के साथ हो चाहे वो रिकमेंडेशन के साथ हो, सुझाव के साथ, तो इस बिल को यह माना जाता है कि दोनों ही जगह, लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही जगह इस बिल को मंजूरी मिल गई है और इसको राष्ट्रपति के पास उनके अनुमति के लिए भेज दिया जाता है। द बिल दैट डील्स विद द मनी मैटर्स, दैट इज इम्पोजिशन, abolition, alteration of any tax or the regulation of the borrowing of money or giving of any guarantee by the government of India or amendment of law with respect to any financial obligation undertaken by government of India or related to consolidated fund or contingency fund of India is called a money bill। तो money bill क्या हुआ? कोई भी ऐसा बिल जिसमें पैसे से संबंधित बात हो रही है, ठीक है, चाहे वो टैक्स लगाने की बात हो, किसी टैक्स को हटाने की बात हो, चाहे टैक्स में बदलाव करने की बात हो, या तो सरकार किस तरह से पैसा उधार लेगा, कैसे पैसा उधार देगा, सरकार गारंटी भी लेते हैं बिजनेसेस के लिए, ठीक है, भारतीय सरकार। फिर किस किस तरह से कानून में बदलाव आएगा जो कि फिनेंशियल ऑब्लिगेशंस को रोक रहा है, ठीक है, जो कि सरकार लेके रखे हैं, ठीक है, या सरकार का जो पैसा है वो उसका क्या इस्तेमाल होगा, कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। याद रखिएगा जो भी बिल पैसे से संबंधित है वो सारा मनी बिल के अंतर्गत आएगा। 11.3.3 द बजट। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे 11.3.3 बजट के बारे में। द बजट इज एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट showing expected revenue and expenditure of public money। अब जो बजट क्या है वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ठीक है। इसमें क्या दिखाता है कि जो हमारे देश की जनता है उनका जो पैसा है, सरकार के पास क्या रेवेन्यू आएगा और क्या एक्सपेंडिचर, सरकार के पास कितना इनकम होगा और कितना सरकार का खर्च है। इट इज़ नॉट अ बिल, ये कोई बिल नहीं है। एवरी ईयर द बजट इज प्रेजेंटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर इन द लोकसभा। हर साल लोकसभा में जो वित्त मंत्री होते हैं, फिनांस मिनिस्टर, वो बजट बताते हैं। द बजट मेकिंग इज अ बिग एक्सरसाइज। जो बजट बनाया जाता है वो बहुत ही बड़ा काम है। द फिनांस मिनिस्टर प्रिपेयर्स द बजट बट इट इन्वॉल्व्स द एंटायर गवर्नमेंट। अब जो वित्त मंत्री होते हैं वह बजट बनाते हैं, लेकिन इसमें पूरा का पूरा जो सरकार है वह शामिल होता है। द बजट इन इंडिया इज प्रेजेंटेड इन 2 पार्ट्स, रेलवे बजट एंड द जनरल बजट। भारत में जो बजट दिया जाता है वह 2 भागों में दिया जाता है, रेलवे बजट दिया जाता है और आम बजट, ठीक है। एक रेल बजट बोलते हैं, एक आम बजट बोलते हैं, जनरल बजट। सबसे पहला आप तरीका क्या है देखिए, प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट। पहले बजट
की प्रस्ताव लाई जाती है। द रेलवे बजट इज जनरली प्रेजेंटेड बाय द रेलवे मिनिस्टर इन द थर्ड वीक ऑफ February, while the जनरल बजट इज प्रेजेंटेड नॉर्मली ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ February। अब देखिए, जो रेल बजट है वो कब लाया जाता है? वो रेलवे मिनिस्टर, रेल मंत्री द्वारा लाया जाता है फरवरी के तीसरे सप्ताह में, और जो आम बजट है, जनरल बजट, वो फरवरी के लास्ट वर्किंग डे, अंतिम जो कार्य का दिन होता है, उसमें लाया जाता है। द जनरल बजट इज प्रेजेंटेड अलॉन्ग विद द स्पीच ऑफ द फिनांस मिनिस्टर। अब जो आम बजट है वो जो वित्त मंत्री है उनके स्पीच के साथ, ठीक है, लाया जाता है, उनके भाषण के साथ। द बजट रिमेन्स अ क्लोजली गार्डेड सीक्रेट टिल इट्स प्रेजेंटेशन। बजट को तब तक छुपा के रखना पड़ता है, गुप्त रखना पड़ता है, जब तक उसको सदन में लाया ना जाए। आफ्टर द स्पीच द फिनांस मिनिस्टर इंट्रोड्यूसेस द फिनांस बिल विच कंटेन्स द टैक्सेशन प्रपोजल ऑफ द गवर्नमेंट। अपने घोषणा के बाद, भाषण के बाद, जो वित्त मंत्री फिनांस मिनिस्टर होते हैं वह फिनांस बिल लाते हैं, जिसमें किस प्रकार से सरकार लोगों के ऊपर टैक्स लगा रही है वो उसका पूरा विवरण होता है, डिटेलिंग रहता है। द हाउस राइजेज देयर आफ्टर एंड देयर इज नो डिस्कशन ऑन द डे ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट। अब उस समय जो सदन है वहीं पर अपना काम खत्म करती है, और उस दिन, जिस दिन बजट दिया जाता है, कोई भी और डिस्कशन, विचार विमर्श नहीं होता है। A new system of departmental select committees have been introduced in India since 1993-94। 1993-94 से एक नया प्रणाली आया, सिस्टम आया, जिसको डिपार्टमेंटल सेलेक्ट कमेटी कहा जाता है। द लोक सभा सेट अप कमिटीज फॉर ऑल मेजर मिनिस्टर्स एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। अब जो लोक सभा है वह जितने भी मेजर मिनिस्टर्स हैं, जो मंत्री हैं, और केंद्र सरकार का जो डिपार्टमेंट्स हैं, उसके लिए कमेटी का गठन करती है, कमेटी बनाती है। द सेलेक्ट कमिटीज कंसिडर डिमांड फॉर ग्रांट्स इन डिटेल एंड सबमिट देयर रिकमेंडेशन टू द लोक सभा। अब जो कमेटी सदस्य होते हैं वह इस बात का ध्यान देते हैं कि क्या क्या चीज़ों का मांग है, ठीक है, और लोकसभा में वो अपने सुझाव को देते हैं। After general discussion on the budget, the houses are adjourned for about 3 weeks। जब उस बजट पर आम विचार विमर्श हो जाता है तो जो सदन है उसको 3 सप्ताह के लिए पारित किया जाता है, बंद किया जाता है। During this period, select committees of departments of ministry scrutinize budget demands and may make recommendation। अब यह जो समय है इसमें जो डिपार्टमेंट है, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री, उसमें जो उसकी जो कमेटी बनती है वह उस बजट को अच्छे से देखते हैं, समझते हैं, ठीक है, और अगर उस बजट का कुछ मांग है या कुछ सुझाव है तो वो रेकमेंड करते हैं। दिस सेव्स टाइम ऑफ द फुल हाउस। अब इससे पूरे जो सदन है उसका समय बचता है। द फुल लोकसभा now does not discuss demand for grants one by one in details। अब जो पूरे लोकसभा के सदस्य हैं वह अपने मांगों को एक एक करके उसके ऊपर चर्चा नहीं करते हैं। Quorum means the minimum number of members required to be present to enable the house to meet। अब देखिए, सदन में एक मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स है कि हाँ, कम से कम इतने सदस्य होंगे तभी हाउस में काम होगा, सदन में काम होगा। इसी को कोरम कहते हैं कि मिनिमम इतने लोग तो होने चाहिए। दिस इज 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। ये क्या है? 1/10। मान लीजिए अगर आपके लोकसभा में 100 कुल सदस्य हैं तो हाउस को मिलने के लिए, सबको मिलने के लिए कम से कम 10 ऐसे सदस्य होने चाहिए जो उस दिन उपस्थित हों। दिस मीन्स द मीटिंग ऑफ लोकसभा और राज्यसभा कैन टेक प्लेस ओनली इफ 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस इज प्रेजेंट। इसका मतलब क्या हुआ? लोकसभा और राज्यसभा में काम तभी होगा, सदस्य तभी मिलेंगे जब कम से कम 1/10 जो कुल लोग हैं उसके 1/10 लोग वहां पर प्रेजेंट हो, मौजूद हो। 11.4 राज्यसभा एंड लोकसभा अ कंपैरेटिव स्टडी। आइए हम लोग देखते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा में हम लोग किस तरह से एक कंपैरेटिव, तुलनात्मक, कैसे इन दोनों में डिफरेंसेस है, क्या क्या चीज़ें हैं
वो हम लोग देखेंगे, इन लोग की तुलना करेंगे। यू हैव सीन अर्लियर दैट द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट डिफर इन देयर कॉम्पोजिशन। जो स्टूडेंट हमारे वीडियोस को लाइन से पढ़ रहे हैं वो आगे ये चीज़ पढ़े थे कि राज्यसभा और लोकसभा को जिस तरह से बनाया जाता है उसमें डिफरेंसेस हैं। फ्रॉम द फेडरल पॉइंट ऑफ व्यू द राज्यसभा रिप्रेजेंट्स द स्टेट इन द इंडियन यूनियन व्हाइल द लोकसभा इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन पीपल। अब देखिए, अगर हम संघीय दृष्टि से देखें, संघीय बिंदु से देखें, तो राज्यसभा है वह जो इंडियन यूनियन है उसमें जो राज्य है उसको रिप्रेजेंट करता है, और जो लोकसभा है वो भारत का जो जनतंत्र है, जो भारत के नागरिक हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। दिस इज ऑल्सो द रीजन वाई द मेथड ऑफ इलेक्शन डिफर्स। इसलिए जो इलेक्शन का तरीका है, जो चुनाव का तरीका है, वह दोनों में अलग अलग है। The members of legislative assemblies of the state selects the members of Rajya Sabha while the people directly participate in the election of Lok Sabha। अब देखिए, जो आपका लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है, वहां पर जो सदस्य हैं, विधानसभा के जो सदस्य हैं राज्यों के, वो चुनते हैं कि राज्यसभा के सदस्य कौन होंगे, जबकि जो लोकसभा के सदस्य हैं उनको एक इलेक्शंस द्वारा, आम चुनाव द्वारा चुना जाता है। राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस व्हाइल द लोकसभा इज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर ए स्पेसिफिक टर्म ऑफ 5 years। अब राज्यसभा जो है वो एक परमानेंट हाउस होता है, ठीक है, वो स्थायी होता है, और लोकसभा क्या होता है, वो 5 साल के लिए बनाया जाता है। From the constitutional point of view, the relationship between the two houses can best be studied from 3 angles, which are follows। अगर हम संवैधानिक दृष्टि से देखें, संविधान के अनुसार देखें, तो यह जो 2 हाउसेज हैं, राज्यसभा हो चाहे लोकसभा, इनका जो रिलेशनशिप है वो 3 तरीके से, 3 दृष्टि से देखा जाता है। आइए देखते हैं क्या है वो। There are certain powers and functions in which Lok Sabha is superior टू राज्यसभा। अब देखिए, कुछ कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं या ऐसे कार्य होते हैं जिसमें जो लोकसभा है वो राज्यसभा से ऊपर है। इंट्रोडक्शन एंड अडॉप्शन ऑफ मनी बिल्स एंड रिमूवल ऑफ अ कैबिनेट बाय पासिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन आर 2 एग्जाम्पल ऑफ रेलेवेंट है। अब देखिए, लोकसभा में जो मनी बिल्स है वो लाया जाता है, उसको पारित किया जाता है, लागू किया जाता है, मंजूरी दिया जाता है, या तो जो कैबिनेट है उसको हटाया भी जा सकता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा, ये लोकसभा में होता है। इन सर्टेन एरिया राज्यसभा हैज बीन वेस्टेड विथ एक्सक्लूसिव पावर। अब कुछ कुछ जगह ऐसा भी है जहां पे राज्यसभा को ज्यादा शक्तियां दी गई हैं। इट डज नॉट शेयर 3 पावर्स विथ लोकसभा। राज्यसभा 3 ऐसी शक्तियां हैं जो वह लोकसभा के संग साझा नहीं करती है। For example, it can declare a subject in a state as a matter of national importance and facilitate a central legislation। उदाहरण के रूप में वह राज्य में कोई भी परिस्थिति की घोषणा कर सकती है अगर वो राष्ट्रीय महत्व की होगी, नेशनल इंपॉर्टेंस की होगी। साथ ही साथ वो सेंट्रल लेजिस्लेशन, केंद्र सरकार में किस तरह से सभा चलेगी, कार्य होगा, वो उसमें भी वो फैसिलिटेट काम करती है। In several areas, both the houses enjoy equal powers। अब कुछ कुछ ऐसे भी जगह है जहाँ पे दोनों हाउसेज, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, इनको एक बराबर का शक्ति मिलता है। The example are adoption of bills other than money bills, approval and of proclamation of emergency, moving of adjournment and other types of motions। उदाहरण के रूप में अब मनी बिल छोड़ के जो दूसरे बिल्स होते हैं इनको लागू करना, ठीक है, तो ये दोनों सदन के पास इसकी शक्तियां होती हैं। अगर एक सदन मना कर देगा, ठीक है, तो फिर वो लागू नहीं हो पाएगा, उसमें प्रॉब्लम होता है। साथ ही साथ जो आपातकालीन परिस्थिति की जो घोषणा की जाती है, ठीक है, उसमें भी दोनों सदन में बात होता है, ठीक है, दोनों सदन का पावर्स है इसमें कि वो माने नहीं माने। फिर स्थगन प्रस्ताव, फिर जो दूसरे तरह के मोशंस आते हैं, तो बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें दोनों के पास बराबर शक्तियां हैं। Members of both houses of parliament gets ₹2 crore per annum from the members of parliament local development fund। अब दोनों ही सदन के जो
सदस्य होते हैं उनको सालाना 2 करोड़ रुपया दिया जाता है पार्लियामेंट लोकल डेवलपमेंट फंड के थ्रू, ठीक है। दिस फंड इज नॉट डायरेक्टली अलॉटेड टू द एमपी बट टू द रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स एंड द एमपी कैन यूज इट फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन हिज एरियाज। अब यह जो पैसा दिया जाता है ये सीधे एमपी को नहीं दिया जाता है, ठीक है, इसको उनके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में दिया जाता है और जो एमपी हैं वो अपने क्षेत्र के जो विकास का उन लोग यहाँ पे जो प्रोजेक्ट चल रहा है उस पे काम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब एमपी किसको बोलते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब देखिए जो स्टूडेंट हमारे वीडियोस को लाइन से देख रहे हैं अभी तक वो इस चैप्टर को पढ़ के, इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियो को पढ़ के क्या क्या सीखे, व्हाट यू हैव लर्नड, आपने क्या सीखा? You have learned in this lesson that the parliament is the country's central legislative body। आप ये पढ़े कि जो सदन है, जो पार्लियामेंट है, वो क्या है? देश का एक केंद्र विधानसभा है, ठीक है। It has 2 houses, राज्यसभा एंड लोकसभा, एंड द प्रेसिडेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। इसके 2 हाउसेज हैं, एक है राज्यसभा, दूसरा है लोकसभा, और जो राष्ट्रपति हैं वह इसके एक अभिन्न भाग हैं। किसके? सदन के, पार्लियामेंट के, संसद। राज्यसभा इज अ परमानेंट बॉडी विच कैन नेवर बी डिसॉल्व। राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है जिसको कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता। ईच मेंबर ऑफ राज्यसभा एंजॉयज अ टर्म ऑफ 6 years एंड 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर्स आफ्टर एवरी 2 years। राज्यसभा के जितने भी सदस्य होते हैं उनको 6 साल के लिए परमानेंट रहते हैं वो, और हर 2 साल में 1/3 जो इसके सदस्य हैं वो रिटायर हो जाते हैं। द राज्यसभा रिप्रेजेंट्स द स्टेट इन इंडियन यूनियन। अब जो राज्यसभा है उसमें राज्यों को ये रिप्रेजेंट करता है। इन कॉन्ट्रास्ट द लोकसभा और द लोअर हाउस हैज अ फिक्स्ड टर्म ऑफ 5 years एंड द प्रेसिडेंट बिफोर द एक्सपायरी of stipulated 5 years can also dissolve it। अब देखिए जो लोकसभा है जिसको लोअर हाउस भी कहा जाता है, देखिए राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है, लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है। इसका 5 साल का इसका टर्म होता है, फिर से इलेक्शन होता है, जो सरकार आती है फिर से 5 साल को उसको दिया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर प्रेसिडेंट के सामने ये प्रस्ताव रखा जाए, ठीक है, और अगर प्रेसिडेंट उस प्रस्ताव को माने तो 5 साल से पहले भी लोकसभा का जो सरकार है उसको खत्म किया जा सकता है। इसके बारे में हम लोग आगे विस्तार में पढ़े थे, डिटेल में पढ़े थे। मेंबर ऑफ द लोकसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। अब जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वह चुनाव में आम जनता के द्वारा चुने जाते हैं। While the vice president chair is the meeting of राज्यसभा, the Lok Sabha is presided over by the speaker। अब राज्यसभा का जो मीटिंग होता है वो वाइस प्रेसिडेंट द्वारा चलाया जाता है और लोकसभा स्पीकर्स द्वारा। यू हैव रेड अबाउट द पावर्स ऑफ द स्पीकर। आप आगे जो स्पीकर होते हैं, वक्ता, उनके क्या क्या शक्तियां हैं उनके बारे में आप पढ़े हैं। यू हैव रेड दैट द कोरम ऑफ बोथ द हाउसेज इज 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप। आप ये भी देखें कि चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा, अगर वो काम करेंगे तो ये तभी हो सकता है जब कम से कम 1/10 इतने लोग हों। कहने का मतलब अगर 100 सदस्य हैं कि राज्यसभा में तो कम से कम 10 सदस्य उस दिन मौजूद होने चाहिए। विदाउट द कोरम नो मीटिंग ऑफ द हाउस और हाउसेज कैन टेक प्लेस। अगर ये जो मिनिमम है 1/10, अगर इतने लोग नहीं होंगे, कोरम नहीं होगा, तो उस दिन सदन में काम नहीं होगा, संसद में काम नहीं होगा। You have also read in detail about the various legislative, executive, financial, electoral, judicial and miscellaneous function of the parliament and its law making procedure। आप ये भी देखें कि जो संसद है उसके अलग अलग कार्यों के बारे में, चाहे वह आप उसके कार्यकारी अधिकारियों के बारे में बात करें, फिनेंशियल, इलेक्टोरल, जुडिशियल और कितने भी काम होते हैं सबको आप देखें। साथ ही साथ आप ये भी देखें कि किस तरह से कानून बनाया जाता है। Finally, you have been able to compare the two houses and find that the Lok Sabha is more powerful than the Rajya Sabha। और अंत में आप ये चीज़ देख, दोनों जो हाउसेज हैं उसको कंपेयर किए और ये देखे कि जो लोकसभा है वो राज्यसभा से ज़्यादा उसके पास शक्तियां हैं और वह ताकतवर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अभी तक आप जो लाइन से हमारे वीडियोस को पढ़ रहे हैं वो 55 से ज़्यादा वीडियोस पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो
अब आपको करना क्या है, कमेंट सेक्शन में देखिए, कमेंट कीजिए आपको क्या पढ़ना है, कौन सा टॉपिक चाहिए। साथ ही साथ ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, 2 नंबर दिया हुआ है, आप उसमें मुझे कांटेक्ट करके बताइए कि आप कैसे पढ़ना चाहते हैं, आपको क्या क्या टॉपिक चाहिए। कमेंट सेक्शन में भी मैं रिप्लाई करता हूँ, ठीक है, वीडियोज़ के द्वारा। अब क्या है कि कुछ सहायता भी है जो मैं आपसे मांगूंगा, क्योंकि डिटेल में आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो जितना हो सके हमारे वीडियोज़ को अपने दोस्तों के संग, रिश्तेदारों के संग आप शेयर कीजिए ताकि सभी पढ़ सकें। साथ ही साथ अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो हमारा ऊपर नंबर जो दिया है उसमें आप डोनेशन के माध्यम से हमारी सहायता कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप कहीं ट्यूशन पढ़ते हैं तो आपको वहाँ पे भी कुछ पैसा देना ही पड़ता है, यहाँ आप फ्री में पढ़ रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि हाँ, हम जो मेहनत कर रहे हैं आपके लिए इतना, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो आप जितना भी चाहें वो डोनेशन के रूप में दे सकते हैं। अगर आप डोनेशन देना चाहें तो ऊपर मेरा नंबर दिया हुआ है, इसमें जो 9051378712 वाला नंबर है वो पेटीएम में है, गूगल पे में है, फ़ोनपे में है, तो आप डायरेक्ट भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं या तो आप मुझे व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ बताते रहिएगा क्या क्या आपको पढ़ना है, उस पर वीडियोज़ ज़रूर बनाई जाएगी। धन्यवाद।